हाय गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन करना। जी गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांसलेशन करने के बारे में, किस तरीके से किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको दो बातों को याद कर रखना है, दो चीज़ों को आपको याद रखना है कि ट्रांसलेट करने का नियम क्या होता है। किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है सब्जेक्ट पे। जी गाइस, क्योंकि जो स्टोरीज होती हैं वो सेंटेंसेस से मिलकर ही बनी होती हैं। तो जो स्टोरीज होती हैं उसमें क्या होता है, सेंटेंस होता है, और सेंटेंसेस से ही मिलकर ही हमारा एक पैराग्राफ बनता है, एक स्टोरी बनती है। ओके, तो जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सबसे पहले आपको फोकस कर देना है सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, उसके बाद आपको फोकस करना है वर्ब के ऊपर। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के ऊपर फोकस कर देना है। अब एक मैजिक ट्रिक आपको मैं और बताऊं कोई भी स्टोरी को ट्रांसलेट करने के लिए, कि जो स्टोरीज होती हैं मोस्टली वो पास्ट में होती हैं, और पास्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जी हाँ गाइस, V2 का। तो पास्ट में यूज़ किया जाता है और V2 का। तो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं, आप किसी भी स्टोरी को आप ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पर मोस्टली आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी। ओके, अब आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, 50% आपका काम आसान हो गया कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना है। और सब्जेक्ट क्या होता है गाइस, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई नाउन, मतलब या तो प्रोनाउन यूज होगा या फिर नाउन होगा। ओके, तो सब्जेक्ट आप जान जाएंगे। इसके बाद वर्ब को भी मैंने आपको बता दिया पहचानने के लिए। V2 आपको मोस्टली मिलेगी क्योंकि स्टोरीज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, क्योंकि वो पास्ट में स्टोरी होती है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखा है एट द जू। सबसे पहले हम इसके टाइटल को इसके समझ लेते हैं, इसके नेम को। तो एट द जू, तो सबसे पहले आप जानिए जू का मतलब क्या है। देखिए, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। जी गाइस, जू। तो गाइस, आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा होगा, वहाँ पर आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा, बहुत सारे एनिमल्स को देखे होंगे। तो जू आप गए भी होंगे। तो जू मतलब होता है चिड़ियाघर, और एट द जू का मतलब होगा चिड़ियाघर में। ओके, चिड़ियाघर में। तो ये चिड़ियाघर में, ये हमारे स्टोरी का टाइटल है, इसका नेम है। ओके, अब हम जानेंगे, इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, आई वेंट टू द जू विथ माई फैमिली लास्ट संडे। आई वेंट टू द जू, तो देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। ओके, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। तो आई मतलब होता है मैं। आई वेंट टू द जू, वेंट आया ना। अब वेंट क्या है, देखिए वेंट मतलब होगा गया। वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, गो की पास्ट फॉर्म है। गो मीन्स होता है जाना और वेंट मीन्स होता है गया। तो आई वेंट टू द जू, तो इतना ट्रांसलेट कर लीजिए पहले। आई वेंट टू द जू मतलब मैं जू गया विथ माई फैमिली। विथ मतलब होता है के साथ। विथ का मतलब क्या होता है गाइज, के साथ। माय मतलब मेरे, फैमिली मतलब परिवार। तो आई वेंट टू द जू विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ फैमिली गया। मतलब फैमिली के साथ जू गया। और कब गया, लास्ट संडे मतलब पिछले संडे को, पिछले रविवार को। ओके, अब हम इसको एक बार में पढ़ते हैं। पहले आई वेंट टू द जू विथ माई फैमिली लास्ट संडे, तो मैं अपने परिवार के साथ लास्ट संडे जू गया। ओके, आई वेंट टू द जू विथ माई फैमिली लास्ट संडे, मैं अपनी फैमिली के साथ पिछले रविवार को जू गया। अब आगे है एट द जू, मतलब कि जू में। एट द जू, जू में। आई सा, मैंने देखा। आई और सा जो है ये सी की सेकंड फॉर्म है। तो सी मतलब होता है हमारा देखना, और सी की सेकंड फॉर्म क्या हुई, सा मतलब देखा। ऐसा मैंने देखा। अब क्या देखा, मैनी एनिमल्स। तो मतलब कि मैनी एनिमल्स, मतलब मैनी मतलब होता है बहुत सारे, और मैनी का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। एनिमल्स आप जानते ही हैं ना, बहुत सारे जानवर। तो ऐसा मैनी एनिमल्स मतलब मैंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा। ओके, ऐसा मैनी एनिमल्स, मैंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा। ठीक है, अब आगे दिए गए देयर वर बियर। अब मतलब उन एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है, उनके नेम्स मेंशन किए जा रहे हैं। यहाँ पे नेम बताए जा रहे हैं कि जो एनिमल्स को जू में देखा वो कौन कौन से। तो देयर वर मतलब थे वो कौन कौन से। देखिए, बियर ना, बियर था। बियर मतलब होता है भालू। लॉयन था, लॉयन मतलब होता है शेर। टाइगर बाघ को कहते हैं। स्नेक सांप भी था। मंकी भी था वहाँ पे, और एलिफेंट भी था। एंड कलरफुल बर्ड्स इन द जू। एंड कलरफुल बर्ड्स, तो कलरफुल बर्ड्स मतलब जो रंग बिरंगे पक्षी होते हैं चिड़ियाघर में, जू में आप लोगों ने देखे होंगे। तो कलरफुल बर्ड्स इन द जू, तो जू में कलरफुल बर्ड्स भी थे, पक्षी भी थे रंग बिरंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पर मैंने देखा। तो कौन कौन सी चीज़ों को देखा, देयर वर बियर भालू था, लॉयन टाइगर, स्नेक मतलब सांप, मंकी बंदर को देखा, एलिफेंट हाथी को देखा। एंड कलरफुल बर्ड्स इन द जू, और रंग बिरंगे पक्षियों को। बर्ड्स मतलब कि बर्ड का प्लूरल, बर्ड मतलब होता है पक्षी, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं क्योंकि बर्ड्स है, और इन द जू, जू में। ओके, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, और पिक्चर देख के आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे एलिफेंट मिलेगा,
और इसके अलावा आप बर्ड्स को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पिक्चर में बताई जा रही हैं जैसा यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन सभी जगह आपको पिक्चर नहीं मिलेगी। छोटे बच्चों की जब आप बुक को रीड करेंगे किड्स की, तो आप देखेंगे वहाँ पर पिक्चर रहती है, बुक रहती है। तो पहले आप स्टार्टिंग वहीं से कर सकते हैं। ओके, ट्रांसलेट करने के लिए पहले आप ईजी से डिफिकल्ट की ओर आगे बढ़िए। चलिए हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे दिए गए गाइज, देयर वर मेनी डक्स इन द पॉन्ड। देयर वर मतलब देयर वर मेनी डक्स इन द पोर्ट। तो डक मतलब होता है यहाँ पर बतख। ओके, अब बतख मतलब बहुत सारी बतख थी। पॉन्ड, तो पॉन्ड मतलब होता है तालाब। जी हाँ, क्या मतलब होता है? तालाब, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। देयर वर मेनी डक्स इन द पॉन्ड मतलब तालाब में बहुत सारी बतखें थीं। ओके, देयर वर मेनी डक्स इन द पॉन्ड, तालाब में बहुत सारी बतख थीं। ओके, ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर मतलब होता है बाद में। जी हाँ, आफ्टर और सम टाइम मतलब होता है कुछ समय। आफ्टर सम टाइम कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद। ओके, अब आगे दिए गए आई एंड माई फैमिली मेम्बर्स फेल्ट टायर्ड। तो यहाँ पे दिएगा आई एंड माई फैमिली मेम्बर्स फेल्ट टायर्ड। तो आई मतलब मैं, एंड माई फैमिली मेम्बर्स मतलब मेरे परिवार के जो सदस्य थे, फेल्ट टायर्ड। तो ये जो फेल्ट है, फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म है। ओके, फील मतलब होता है महसूस करना, और टायर्ड मतलब होता है थकान। तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय पश्चात आई एंड माई फैमिली मेम्बर्स फेल्ट टायर्ड, में और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने थकान महसूस की। ओके, थकान महसूस की। ऑल सेट डाउन इन द लॉन। तो ऑल, अब यहाँ पे दिया गया है ऑल सेट। तो सेट जो है ये सिट की सेकंड फॉर्म है। ओके गाइज, सिट मतलब होता है बैठना। तो सिट आप समझते हैं, जब आपके टीचर आपसे बोलता है सिट डाउन, तो यहाँ पे सिट डाउन की जगह पे कहा गया है सेट डाउन, मतलब कि सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, और सेट डाउन मतलब बैठ गए। ओके, सेट डाउन इन द लॉन। तो लॉन को समझिए, लॉन मतलब होता है मैदान। जी हाँ, बड़ा सा जो ग्रॉस का मैदान होता है ना, उसी को बोला जाता है लॉन। लॉन टेनिस आपने सुना होगा वर्ड। ऑल सेट डाउन इन द लॉन। तो थकने के बाद हम सब ने थकान महसूस की, तो ऑल मतलब कि सभी लोग सेट डाउन बैठ गए। कहाँ पे? इन द लॉन मतलब कि मैदान में बैठ गए। ओके, मैदान में बैठ गए। आगे कहा गया है वी एट और लंच देयर। वी एट और लंच, तो वी मतलब हमने, एट मतलब जो है ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ओके, ईट की पास्ट फॉर्म होती है एट, तो ईट फर्स्ट फॉर्म होती है। ईट मतलब खाना और एट मतलब खाया। वी एट और मतलब अपना, लंच, लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन। ओके गाइज, तो दोपहर के भोजन को बोला जाता है लंच। देयर मतलब होता है वहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ। वी एट और लंच देयर मतलब कि वी एट और लंच देयर, हमने वहाँ पे अपना लंच किया, दोपहर का भोजन किया। ओके, वी एट मतलब कि खाया, और लंच देयर वहाँ पे हमने अपने दोपहर का भोजन खाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन वी वेंट फॉर, आगे इसको लिखते हैं, देन वी वेंट फॉर बोट राइड। ओके, देन वी वेंट फॉर अ बोट राइड। देन का मतलब यहाँ पे निकलेगा और। ओके, और मतलब यहाँ पे देन का मतलब निकल रहा है और। देन वी वेंट मतलब हम गए। फॉर मतलब होता है के लिए। जी हाँ, फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, बोट राइड। देन वी वेंट फॉर अ बोट राइड, और हम बोट राइड के लिए चले गए। ओके, बोट आप समझ, पानी में जो नाव वगैरह चलती हैं, तो बोट राइड करने के लिए हम वहाँ पे चले गए। तालाब जो रहता है वहाँ पे आपने देखा होगा बोट राइड। तो देन वी वेंट फॉर अ बोट राइड, और हम बोट राइड के लिए चले गए। आगे रीड करते हैं इसको। वी इंजॉय इट वेरी मच। वी इंजॉयड, ये भी वी2 है, पास्ट फॉर्म में। वी इंजॉयड इट वेरी मच, हमने ये बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मतलब जो बोट राइडिंग की थी ना, तो इसको हमने बहुत इंजॉय किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब कि शाम को। वी कैम बैक, वी कैम, कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम बैक। वी कैम बैक मतलब हम वापस आए, और होम मतलब के शाम को अपने घर वापस आ गए। शाम को अपने घर वापस आ गए। ओके, ये थी एक सिंपल सी स्टोरी जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दी। आपको तरीका भी बता दिया किस तरीके से किसी की स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है, ये पूरा तरीका बता दिया है। अब आपको करना क्या है, देखिए स्टार्टिंग में जब आप ट्रांसलेट करने जाएंगे तो आपसे 100% कोई भी स्टोरी ट्रांसलेट नहीं होगी। इन द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको गाइस करना क्या है, देखिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कोई भी स्टोरी को ट्रांसलेट करने का तरीका आप क्या करेंगे। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, आपको लिल बिट मतलब कि ब्रोकन इंग्लिश भी अगर आती है थोड़ी बहुत, तो किस तरीके से आप ट्रांसलेशन सीखेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक डिक्शनरी को अपने साथ में रख लेना है, या फिर अपने मोबाइल में भी डिक्शनरी को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक मार्केट से आप डिक्शनरी परचेज कर सकते हैं। डिक्शनरी के बाद एक आपके पास डायरी होना चाहिए, या फिर कोई नोटबुक ले सकते हैं, एक डायरी आपके पास होना चाहिए। तो करेंगे क्या गाइस, देखिए जब आप किसी भी स्टोरी को रीड करेंगे तो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, जिनके मीनिंग आपको पता नहीं होंगे, तो आप पूरा 100% ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको आपको पिक कर लेना है, मतलब कि उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है, और उन वर्ड को आपको अपनी डायरी में राइट कर लेना है। जी हाँ, डायरी में राइट कर लेना है। डायरी में राइट करने के बाद फिर आपको देन उन वर्ड की मीनिंग आपको अपनी डिक्शनरी से फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आप उसकी मीनिंग को वहीं उसके सामने हिंदी में आप लिखते जाएंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड है आप उनको राइट करते जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि 100 वर्ड्स की एक स्टोरी है, उसमें से 20 वर्ड्स आपको
ऐसे मिले जिसके मीनिंग्स आपको नहीं पता थे, तो उनको आप क्या करेंगे, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और उसके मीनिंग्स आप डिक्शनरी में से फाइंड करके उसके सामने लिख लीजिएगा। उनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आप उनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा तो आपको पढ़ने से लर्न भी हो जाएंगे। इसके बाद आप स्टोरी को रीड करेंगे तो आपसे ट्रांसलेशन बनेगा। जी हाँ, ये एक तरीका होता है। इससे क्या होगा, जब आप किसी भी स्टोरी को रीड करेंगे तो आपका वर्ड पावर भी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा, आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव होती जाएगी और आप ट्रांसलेट करते जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। स्टार्टिंग में आप इजी स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके बाद आप डिफिकल्ट स्टोरी को भी ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ओके गाइस, तो ये कुछ ट्रिक होती है जो मैंने आपको बता दिया। आज से हम स्टार्ट कर दिया है किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद हुई तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।